नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रैंकर्स पर। और हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने देखा था कि कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, कैसे राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्त पर उपराष्ट्रपति का विद्वान होता है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या डालेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, मुख्यतः राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियां 8 प्रकार की होती है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां 7 प्रकार की होती है। एक जो हमारी शक्ति है जिसे हम कूटनीतिक शक्ति बोलते हैं, वो हमारे संसद द्वारा स्थापित की गई है। सबसे पहली हमारी राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें, सबसे पहला नंबर आता है कार्यपालक शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका या कार्यपालक शक्ति, कार्यपालिका की शक्तियां। ठीक है, नंबर दूसरी की बात करें, देखो कार्यपालिका की शक्तियों में क्या कार्यपालिका के काम है, क्या उसमें शक्तियां हैं, राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, ये सब देखेंगे कार्यपालिका की शक्तियों में। नंबर दूसरा आता है हमारा सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, इसमें देखेंगे कि भारत का सर्वोच्च कमांडर या तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति है। नंबर तीसरी की बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां, एंड नंबर फोर पे हमारा आता है वित्तीय शक्तियां। क्या बोलते हैं? वित्तीय शक्तियां। यदि हम नंबर 5 की बात करें तो विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। और यदि नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 पे हमारा आता है आपातकालीन शक्तियां, विवेकीय शक्तियां, 8वां नंबर। ठीक है, नंबर 6वां कौन सा है? वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां। नंबर 6 आता है न्यायिक शक्तियां। कौन सी? न्यायिक शक्तियां। एंड नंबर 7 पे आते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। एंड नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे आता है हमारा विवेकीय शक्तियां। कौन सी? विवेकीय शक्तियां। देखिए, 8 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, जिसमें नंबर तीसरी जो है यह संविधान में वर्णित नहीं है। यह संविधान में वर्णित नहीं है।
और ये जो 7 शक्तियां हैं, ये हमारी संविधान में इनका वर्णन व्याख्यान किया गया है। अगर हम देखेंगे, अब सबसे पहली शक्ति हमारी है कार्यपालिका की शक्ति। तो हेडिंग डालें, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। सबसे पहली शक्ति क्या लिखेंगे? सबसे पहली शक्ति कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालक शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका की शक्तियां। देखिए, कार्यपालिका की शक्तियों में मैंने आपको एक आर्टिकल के बारे में पढ़ाया था, जिसका नाम था आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमारा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह हम पुनः लिखा नहीं रहे हैं, आपका नोट डाउन है ऑलरेडी, ठीक है। और आर्टिकल 53 भी मैंने लिखाया था कि यहां पे आर्टिकल 53 का या आर्टिकल 53 का 1 देखेंगे कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 53(1) की, कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसमें संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति संघ की शक्तियों को कैसे प्रयोग करता है? शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? अपने अधीनस्थ अधिकारियों के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अपने अधीनस्थ अधिकारियों अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। यह आर्टिकल 53 की बात हो गई, आर्टिकल 53 का 1 की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कार्यपालिका की शक्तियों में या कार्यपालक की शक्तियों में और कौन से आर्टिकल का नाम है। नंबर 3 पे हमने कहा आर्टिकल 74 का 1। आर्टिकल 74(1) हमारा कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति यदि वर्क करता है, यदि कार्य करता है, तो उसको कोई सलाह या सहायता भी तो देता होगा। तो सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम। देखिए, मैंने क्या बात कही कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख या जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। देखिए, एक समय की बात है, मैं बात कर रहा हूं 1975 या फिर 1976 की, जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी?
प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थी। और प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद से इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अनेक मुद्दे थे इंदिरा गांधी जी के पास कि आपातकाल को घोषित किया जाए, किंतु राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने यह मना कर दिया या उनकी सलाह लेने से मना कर दिया। देखिए, अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था? 1976 में। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव पारित किया 42वां संविधान संशोधन संसद में, और राष्ट्रपति को अपनी सलाह के लिए बाध्य बना दिया। क्या बना दिया? बाध्य बना दिया। देखिए, 42वां संविधान संशोधन संविधान में बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को में कुछ शब्द ऐड किए गए, आपकी प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐड किए गए, मुख्यतः 3 शब्दों को ऐड किया गया, और नागरिकता से संबंधित और केंद्र की सत्ता केंद्रीकरण से संबंधित। देखिए, 42वां संविधान संशोधन इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रावधान थे। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति की जो सलाह होती है प्रधानमंत्री के अनुसार, उसको बाध्य बना दिया गया। राष्ट्रपति को सलाह के लिए बाध्य बना दिया गया। राष्ट्रपति को सलाह के लिए बाध्य बना दिया गया। बाध्य इन द सेंस कि इंदिरा गांधी या मंत्री परिषद अब यदि कोई सलाह देगा तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा जटिल है, आप लोग समझ भी सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए 1 सेकंड के लिए। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे कि अगर हमने बात की 42वें संविधान संशोधन की, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फिर इसी में देखेंगे कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में कुछ जो गलत चीजें या बोल सकते हैं जो गलत प्रावधान थे, उनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से
निरस्त कर दिया गया और राष्ट्रपति के लिए जो 42वें संविधान संशोधन में सलाह को बाध्य बनाया गया, उसको 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। क्या बोला गया कि राष्ट्रपति सलाह को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। देखिए, राष्ट्रपति, यदि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और राष्ट्रपति को वह सलाह अनुचित या ठीक नहीं लगी है, तो राष्ट्रपति कहेंगे एक बार फिर से आप इसको चेक कर लीजिए, या फिर पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज देंगे। यदि मंत्रिपरिषद ने पुनः विचार ना किए उसी प्रावधान को या सलाह को फिर से राष्ट्रपति को भेज दिया, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति को वह सलाह माननी होगी। राष्ट्रपति को सलाह माननी होगी। अच्छा, आपने एक चीज देखी, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम तो यही निकला कि राष्ट्रपति सलाह या सहायता के लिए बाध्य है। देखिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद को यदि वह पुनः विचार के लिए भेजता है किसी संविधान संशोधन या फिर किसी प्रावधान को या फिर किसी प्रस्ताव को, तो मंत्रिपरिषद अगर पुनः विचार ना किए हुए उस प्रावधान को राष्ट्रपति को फिर से देता है, तो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता माननी होगी, क्योंकि यह 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग कहा गया। इसका परिणाम अंत में यही निकलता है कि राष्ट्रपति सलाह एवं सहायता के लिए बाध्य है। ठीक है। और जब 42वां संविधान संशोधन हमारा आया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था, यह भी मुख्य है। तो प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई और प्रेसिडेंट के रूप में नीलम संजीव रेड्डी अपने पद पर विद्यमान थे। ठीक है, अपने पद पर विद्यमान थे। यह हमारी बात हो गई आर्टिकल 44 की, आर्टिकल 42 की। ठीक है, ये आर्टिकल 44 हमारा 1978 में आया था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों में और कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पे कि आर्टिकल 73 हमारा क्या कहता है। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 73। देखिए, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, उसी में आपके आर्टिकल ये सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे यदि आर्टिकल 73 की, तो आर्टिकल 73 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका का शक्तियों का विस्तार है। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। अब यह क्या होता है कि कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार क्या है? तो कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार यह है
कि जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बात सुनना मेरी ध्यान से, कि जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर, किस पर? उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को सरकार चलाने का अधिकार है। नोट डाउन कीजिएगा कि जिन विषयों पर संसद को जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति को सरकार चलाने का अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, साइड में नोट डाल के, इसी के नीचे आर्टिकल 73 के नीचे, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग, आर्टिकल 73 हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की। यह भी कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार है या कार्यपालिका की शक्तियों में आता है। आर्टिकल 77, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की कार्रवाइयों का संचालन, क्या कहा गया है कि भारत सरकार की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की कार्रवाइयों का संचालन, आपने देखा होगा कि हमारे जो भी प्रावधान है, जो भी मुख्य वर्क या काम है, उन पर सभी पर जो भी आधिकारिक काम है बड़े बड़े लेवल पर, राजदूत और मुख्यमंत्री जो भी है, सभी कार्रवाइयों, जितनी भी भारत सरकार की कार्रवाइयां हैं, वह राष्ट्रपति के नाम पर कहीं भी मानी जाती हैं, क्योंकि अंत में सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। क्या राष्ट्रपति खुद सिग्नेचर करते हैं? नहीं। राष्ट्रपति, मैंने बताया था ना अभी कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारियों, उनका भी एक अपना ऑफिस होता है, उनके साथ जो वर्क करते हैं वो स्टाम्प से साइन करते हैं, ठीक है। इस पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आर्टिकल आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है, ज्यादा विस्तार में नहीं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में। किसके बारे में? देखिए, पहली शक्ति हमारी कंप्लीट हो गई, कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालक शक्ति। नंबर दूसरा आता है सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, यदि हम सैन्य शक्तियों की बात करें तो ये भी आर्टिकल 53 का 2 में कहा गया है, ठीक है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो आप जानते होंगे, यदि कोई बड़ा युद्ध हो या फिर सैन्य शक्तियों का, तीनों शक्तियों का प्रमुख या सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तीनों शक्तियों, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
और हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं, सर्वोच्च कमांडर। देखिए, तीनों शक्तियों, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। यदि हम बात करें कि सैन्य शक्तियां क्या हैं, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार सैन्य शक्तियों का प्रयोग करता है। किसकी सलाह के अनुसार? मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार सैन्य शक्तियों का प्रयोग करता है, देखिए, आप लोगों ने एक चीज तो देखी होगी कि या साइन हो या कोई वर्क हो, सब कुछ किसके लिए कहा, सब किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। किंतु उसके पीछे कौन करवा रहा है या फिर किसका यह कार्य है? तो यह कार्य मंत्री परिषद का होता है। हमने एक बात सुनी होगी कि हमारा औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, किंतु वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। यह बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। औपचारिक प्रधान, औपचारिक का मतलब नाम मात्र का, औपचारिक प्रधान जिसे हम बोलते हैं नाम मात्र का, क्या? नाम मात्र का। और वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का प्रधान प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? या राष्ट्रपति। ठीक है, अब हमारी हो गई सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में इतने ही प्रमुख बिंदु थे जो हम लोगों ने देख लिए। अब हम बात करते हैं कूटनीतिक शक्ति, जो हमारे संविधान में जिसका प्रयोग नहीं था या वह विद्यमान नहीं थी। किसकी बात करेंगे? कूटनीतिक शक्तियों की। देखिए, कूटनीतिक शक्तियों के बारे में यदि बात करें हम, तो कूटनीतिक शक्तियां होती क्या है, क्या इसमें कार्य है, क्या क्या इसमें किया जाता है? तो कूटनीतिक शक्तियों का अगर हम अर्थ निकालें, पूरा निचोड़ निकालें या फिर अर्थ निकालें, तो अर्थ इसका यह है कि दूसरे देशों के साथ संधि करना, सीधे सीधे लिख लीजिएगा, संधि करना। आप सुनते होंगे कि यह डील यहां साइन हुई, यह ऐसा हुआ, समझौते करना, संधि करना, समझौते करना। और अपने देश के राजदूत को, अपने देश के राजदूत को दूसरे देश में भेजना, या दूसरे देश के राजदूत को अपने देश में नियुक्त करना। ठीक है, राजदूत की दूसरे देश में नियुक्ति करना, या दूसरे देश से आए हुए राजदूतों की अपने देश में नियुक्ति करना। दूसरे देश के आए हुए राजदूतों की अपने देश में
अपने देश में नियुक्ति करना। देखिए, कूटनीतिक शक्तियों का इतना ही मतलब है संधि करना, समझौते करना, राजदूत की दूसरे देश में नियुक्ति करना, या दूसरे देशों के आए हुए राजदूतों की अपने देश में नियुक्ति करना। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे, हम लोगों ने बात कही थी कि आगे देखिए, सबसे पहली थी कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालक शक्ति। नंबर दूसरा कौन सी थी? सैन्य शक्ति। नंबर तीसरा कूटनीतिक शक्ति। अब नंबर चौथा कौन सी थी? वित्तीय शक्तियां। कौन सी? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां। देखिए, यदि हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो हमारा एक आर्टिकल बहुत ही प्रमुख है वित्तीय शक्तियों में, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान लाएगा। क्या लाएगा? राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान लाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, इसे आम भाषा में क्या कहा जाता है? बजट। क्या कहा जाता है? बजट। बजट कहा जाता है। देखिए, आप लोग शायद नहीं पता होगा कि बजट नाम का कोई शब्द संविधान में विद्यमान नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि हर साल हमारा बजट आता है, लेकिन बजट शब्द संविधान में नहीं है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। केवल बजट को हम लोग संविधान के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष राज्यसभा और लोकसभा दोनों के समस्त प्रस्तुत करता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखिए, वित्तीय शक्तियों के बारे में भी मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया। 4 प्रकार की शक्तियों का व्याख्यान या फिर वर्णन कर दिया है। अब बची 4 प्रकार की शक्तियां, तो 4 प्रकार की शक्तियों को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, नमस्कार। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे आ जाएगा। थैंक यू।